हेलो बच्चों, नमस्कार। इस वीडियो में अपन लोग करेंगे 12th क्लास के चैप्टर 7 के सॉल्व न्यूमेरिकल्स। स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी बात, आप अपने पास में बुक रखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। फर्स्ट क्वेश्चन है 7.1। इसमें एक स्क्वायर शेप का एक फ्रेम है, लूप है, ठीक है। एक कॉपर का वायर है जिसको स्क्वायर शेप में आपने बना रखा है, उसमें करंट आई फ्लो हो रही है। सेंटर का पॉइंट है P, उस पर मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। तो दो बातें हैं, एक तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड होगी, थंब की डायरेक्शन है करंट की डायरेक्शन, और मेरी फिंगर्स जा रही है अंदर की तरफ। ये कौन है? राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस वाली साइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड हो गई, इस वाली साइड की वजह से ये भी इनवर्ड, इस वाली की वजह से इनवर्ड, और चारों साइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, यानी कि ऐड होंगे। और हर एक साइड के लिए पॉइंट सेम पोजीशन पर है, यानी इक्वल होंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होगी और इक्वल होगी। तो आप क्या करेंगे, एक साइड का मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लो। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन साइड मल्टीप्लाइड बाय 4 इक्वल टू द टोटल मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड एक स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है ये। इसमें d का वैल्यू, d क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस MP, इसका वैल्यू कितना है? हाफ ऑफ द साइड a/2। और φ1 φ2 की वैल्यू आपको दिख रहा है। φ2 ऊपर वाला एंगल है तो पॉजिटिव हो गया +45, और φ1 नीचे वाला एंगल है तो -45। ये 45 क्यों हुआ? ये स्क्वायर है और इसकी ज्योमेट्री की वजह से इसका वैल्यू 45 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7.2 का 7.2 पॉइंट है बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट पार्ट इसका। दो वायर्स हैं, दोनों परपेंडिकुलर है, और इस तरह के सिंबल का मतलब है कि ये दोनों टच नहीं हो रहे हैं। जंप करके गया है वायर, ये टच नहीं हो रहे हैं। ये पॉइंट है जिस पर मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। दोनों से स्मॉल a परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, स्ट्रेट वायर है। तो फॉर्मूला तो आपके सामने है, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, करंट I1 इधर है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड, B1 की डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड, क्रॉस का साइन किसका है? डाउनवर्ड का। और करंट I2 थंब की डायरेक्शन में, तो B2 की डायरेक्शन होगी, B2 भी डाउनवर्ड। दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे इसलिए दोनों ऐड होंगे, ठीक है। सेकंड केस, इसी क्वेश्चन का सेकंड केस है। करंट की डायरेक्शन जो डिफरेंट हो गई, पॉइंट भी उधर ले लिया, तो थंब की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी आउटवर्ड। कौन सा मैग्नेटिक फील्ड? B1। और B2 की डायरेक्शन होगी इनवर्ड। थंब की डायरेक्शन, मेरे थंब की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में, और फिंगर्स इनसाइड जा रही है, B2 की डायरेक्शन होगी इनसाइड। B1 B2 दोनों ऑपोजिट होंगे इसलिए रिजल्टेंट सब्ट्रैक्ट होके आएगा। जो भी लार्जर है, लार्जर माइनस स्मॉलर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए 7.4। इसमें आपको क्वेश्चन में बात करिए कि एक हीलियम न्यूक्लियस है, वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। तो एक बात तो क्वेश्चन को देख करके लगता है कि इसका यहाँ क्या काम? यहाँ तो करंट कैरिंग कॉइल की बात होती है, लेकिन हीलियम न्यूक्लियस जो कि चार्ज पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। यहाँ इलेक्ट्रॉन भी करंट कैरिंग कॉइल या लूप के अंदर भी तो चार्ज पार्टिकल यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन चल रहे होते हैं, ये दोनों सिमिलर हैं।
यहाँ पे ऑर्बिट की जगह यहाँ पर कॉइल है, कॉपर के वायर का बनी हुई, यहाँ पर ऑर्बिट है हीलियम पार्टिकल का, यहाँ पे मूव करने वाला पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस है, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसका रेडियस आर है, इसका भी रेडियस आर है, दोनों सिमिलर हैं, तो जो इसका फॉर्मूला होगा वो इसके लिए यूज हो जाएगा। इसके लिए फॉर्मूला ये है एन नंबर ऑफ टर्न्स, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स की यानी कि नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, तो एक सिंगल ऑर्बिट है, एन का वैल्यू 1 आ जाएगा, रेडियस का वैल्यू गिवन है आपको, करंट का वैल्यू आपने कैलकुलेट किया चार्ज अपॉन टाइम, और इस हीलियम पार्टिकल पर चार्ज होता है 2e, यानी कि हीलियम पार्टिकल होता है, हीलियम का जो न्यूक्लियस है उसमें क्या क्या होता है, 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। प्रोटॉन्स पे चार्ज होता है E, E का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और न्यूट्रॉन्स पे चार्ज होता है 0, ठीक है। E का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19, तो ये वैल्यूज पुट करके आपका वैल्यू, आपका मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आ जाएगा, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। एक और चीज नोट करिए, क्वेश्चन के अंदर इनका वैल्यू, इनकी बात करी नहीं है, फिर भी देखो, यदि आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है तो आप इस फॉर्मूले से आप कैपिटल टी का वैल्यू फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में ला सकते हो, या आपको हीलियम पार्टिकल की, चार्ज पार्टिकल की स्पीड गिवन है तो कैपिटल टी का वैल्यू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस का मतलब है सरकमफ्रेंस, ठीक है, सरकमफ्रेंस अपॉन स्पीड, या टाइम पीरियड इक्वल टू इट इज द टाइम टेकन इन 1 रिवॉल्यूशन, तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन, ये रिलेशन यूज करके भी आप लोग ये फॉर्मूले को और मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन अपने को तो कैपिटल टी का वैल्यू डायरेक्ट गिवन है, ठीक है। 2 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 7.5 के अंदर बच्चों आपको एक कंडक्टर वायर है, वो इस शेप का बता रखा है, पहले इनफाइनाइट से आ रहा है स्ट्रेट, फिर सेमी सर्कुलर राउंड किया और फिर इनफाइनाइट में चला गया, ठीक है। इस वायर के 3 पार्ट, इनके वजह से मैग्नेटिक फील्ड को मैंने बोला B1, स्ट्रेट वायर का B1, सेमी सर्कल का B2, और फिर ये स्ट्रेट का B3। पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। B1 और B1 एंड B3 दोनों देखिए सेमी इनफाइनाइट वायर है। सेमी इनफाइनाइट का मतलब है एक तरफ से इनफाइनाइट है और दूसरी तरफ का वायर गायब है। नोट्स में देखिए सेमी इनफाइनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड आपको मैं नोट्स में मिल जाएगा। B1 की डायरेक्शन इनसाइड, ये करंट की डायरेक्शन हो गई, और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। B1 की डायरेक्शन डाउनवर्ड और इनसाइड, B3 की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, इनसाइड आउटसाइड। तो B1 और B3 दोनों सेमी इनफाइनाइट वायर्स हैं, दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इक्वल होगा। B1 और B3 इक्वल होंगे। B1 की डायरेक्शन इनसाइड है, B3 की डायरेक्शन आउटसाइड है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और B2 की डायरेक्शन, थंब करंट की डायरेक्शन में थंब रखा मैंने और फिंगर्स बाहर आ रही है, ये आउटसाइड है, केवल B2 बच जाएगा। और B2 कौन है? सेमी सर्कल। नोट्स में देखिए सेमी सर्कल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा कंप्लीट सर्कल का हाफ, यानी μI/4r। क्वेश्चन नंबर 7.6 देखो, जो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल है, उसके सेंटर पर जो फील्ड है वो 27 टाइम्स है एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड से। इस पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड है B एक्सिस, इस पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड है B सेंटर, ये वाला उससे 27 टाइम्स, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब इस इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं, तो कैलकुलेशन आगे बढ़ाते हैं। B सेंटर का वैल्यू आपने पुट किया
बी एक्सिस का फॉर्मूला आपने पुट किया नोट्स में देखो, और फिर म्यू नॉट एन आई, और ये 2 4 5 सारे कैंसिल हो गए और ये बच गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब आप एक काम करें, दोनों तरफ पावर इस 27r³ को लिख लिया 3r³। 3 का क्यूब कितना होता है 27। दोनों तरफ लेफ्ट साइड राइट साइड में आपने पावर को 2/3 किया, इसको पावर 2/3 किया तो वो कैंसिल हो गया, ये तो ऐसा आ गया। 3r² पावर 3 को पावर 2/3 किया, 3 कैंसिल हो गया, ब्रैकेट के बाहर की पावर अंदर की पावर कैंसिल हो जाती है, बच गया कौन स्क्वायर, 9²। और इसको सॉल्व करने के बाद ये आ गया। देखिए क्वेश्चन 7.4 में एक वायर है, इनफाइनाइट से चलता चलता आया और यहाँ पे आकर के इसने सर्कुलर आर्क में चक्कर काटा और फिर इनफाइनाइट में चला गया स्ट्रेट सर्कुलर आर्क स्ट्रेट। सर्कुलर आर्क है वो है आपको क्वेश्चन में गिवन है 2π - थीटा का। आपने पूरे कंडक्टर को 3 पार्ट्स में ब्रेक करके बोला 1 2 3। 1 और 3 कैसे हैं, सेमी इनफाइनाइट है, ठीक है। इनके मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला नोट्स में देखो, सेमी इनफाइनाइट का। कंडक्टर नंबर 2 कैसा है, आर्क का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला नोट्स में देखो। इसमें आर्क का द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट सेंटर इज, नोट्स में जिसको अल्फा बोला हुआ है, ये यहां पर अल्फा का वैल्यू है 2π - थीटा, ठीक है। इनकी डायरेक्शंस के बारे में बात करें, मैग्नेटिक फील्ड B1 की डायरेक्शन, थोड़ा सा हमारे हाथ मुड़ रहा है, ये B1 की डायरेक्शन आउटवर्ड, B3 की डायरेक्शन ये करंट की डायरेक्शन है, और फिंगर्स आ रही है बाहर। फिंगर्स आपको इस पॉइंट की तरफ रखनी है, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पता कर रहे हैं, द पॉइंट इज P, पॉइंट P की तरफ फिंगर्स रखनी है। तो ये B3 की डायरेक्शन हो गई आउटवर्ड, और B2 की डायरेक्शन हो गई, ये मेरा थंब जा रहा है करंट की डायरेक्शन में, और फिंगर्स हो गई इनसाइड, फिंगर्स की डायरेक्शन से। इसलिए आप इसको जो आउटसाइड है उनको यदि पॉजिटिव बोल रहे हो, जिनको लेना जरूरी नहीं है पॉजिटिव, ठीक है। यदि इनको आप पॉजिटिव बोल रहे हो तो इसको नेगेटिव बोल दो, यदि आप इसको पॉजिटिव बोल रहे हो तो इनको माइनस माइनस बोलना पड़ता है, ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर आपको ये बोला हुआ है कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड 0 है, ये क्वेश्चन के अंदर आपको बोला है। तो आप B1 B2 B3 का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो, और B टोटल का वैल्यू 0 पुट कर दिया, तो ये आ गया। इसके अंदर जो कुछ भी कॉमन आ सकता है, कॉमन कौन कौन आ रहा है, म्यू I 4π और r, ये सारे कॉमन आ रहे हैं, 0 में मर्ज हो गए कॉमन आकर के, जो बच गया उससे आएगा थीटा इक्वल टू 2π - 2 रेडियन। क्वेश्चन 7.13 देखिए, 2 कंडक्टर वायर्स हैं, करंट I1 I2 फ्लो हो रही है, और इनके इधर इधर उधर 3 पॉइंट हैं P Q R, इन पर मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। पॉइंट P पर करते हैं मैग्नेटिक फील्ड पता, 1 by 1 पॉइंट लेते हैं। I1 की वजह से पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड होगा आउटसाइड, डॉट का मतलब आउटसाइड। I2 की वजह से पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड अगेन आउटसाइड, B1 B2 दोनों आउटसाइड, तो दोनों ऐड होंगे। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है μI/2πd। डिस्टेंस, ये d कौन है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वायर। तो B1 के फॉर्मूले में डिस्टेंस कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर, और पॉइंट P का सेकंड कंडक्टर से डिस्टेंस कितना है 30 सेंटीमीटर,
यानी कि 0.3। इसको कैलकुलेट करेंगे वैल्यू पुट करके। I1 का वैल्यू कितना है 20 एम्पियर। I2 का वैल्यू पुट करेंगे आप 30 एम्पियर। ठीक है, और ये दोनों आउटसाइड हैं इसलिए ऐड हो गए, ये I1 और ये I2। नेक्स्ट है पॉइंट Q पर, जो दोनों के बीच में है, दोनों वायर्स के बीच में है। I1 की वजह से पॉइंट Q पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इनसाइड क्रॉस, और I2 करंट की वजह से पॉइंट Q पर मैग्नेटिक फील्ड है आउटसाइड। थंब है करंट की डायरेक्शन में और मैं फिंगर्स जा रही है बाहर की तरफ आउटसाइड। दोनों अपोजिट हैं, दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे, अपोजिट है इसलिए सब्ट्रैक्शन होगा। और पॉइंट Q का फर्स्ट कंडक्टर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0.1 मीटर और इसका इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0.1, ठीक है, मीटर। पॉइंट R दोनों कंडक्टर्स के उस तरफ है। I1 की वजह से R पर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, I2 की वजह से भी इनसाइड, दोनों इनसाइड ऐड होंगे और न्यूमेरिकली मैग्नीट्यूड पॉइंट P और R पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम आएगा। ये बात। क्वेश्चन 7.14 में बच्चों ये सिचुएशन गिवन है आपको। एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें एक वायर कंडक्टर वायर रखा हुआ है, करंट कैरिंग वायर है, उसमें करंट फ्लो हो रही है, और वायर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से 30 डिग्री पर रखा हुआ है। वायर की लेंथ L है, तो वायर पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स का फॉर्मूला होता है ILB sin थीटा। थीटा का वैल्यू 30 है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू इतना, ये सब कुछ गिवन है आपको। आपने L को डिनोमिनेटर में ले गए क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोला क्या पता करना है, फोर्स ऑन यूनिट लेंथ। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन से आपका आंसर है। क्वेश्चन 7.15 देखिए बच्चों। एक गैल्वेनोमीटर है, उसमें करंट पास कर रहे हैं अपन लोग, I करंट पास कर रहे हैं, उसकी वजह से उसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है 50 डिवीजन डिफ्लेक्शन आ रहा है। सपोज आपने फिर गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिए, तो अब क्या होगा, जो टोटल करंट आ रही थी कितनी I, उसके दो पार्ट हो गए। कुछ करंट शंट में से बाईपास हो गई और गैल्वेनोमीटर में सब करंट पास हो रही है कम, तो इसका डिफ्लेक्शन हो जाएगा कम। क्यों? डिफ्लेक्शन करंट के साथ प्रोपोर्शनल होता है। नोट्स में देखिए, ये कौन सी करंट है, जो गैल्वेनोमीटर के थ्रू फ्लो हो रही है। गैल्वेनोमीटर के थ्रू पहले करंट फ्लो हो रही थी I, और अब हो जाएगी I/5। क्यों? डिफ्लेक्शन हो गया 1/5, इसका मतलब करंट भी हो चुकी है I/5, करंट भी 1/5 टाइम्स हो चुकी है। बाकी का करंट किधर से पास हो रही है, 4I/5 इधर से। टोटल करंट कितनी एंटर कर रही है I, वो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों सेम करंट I एंटर कर रही है। पहले तो सारी करंट जा रही थी, अब इस करंट के दो टुकड़े हो गए, I/5 इधर से, बाकी बचे हुए इधर से। ये गैल्वेनोमीटर और शंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में सेम होगा। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है करंट इनटू रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस करंट इनटू रेजिस्टेंस, वैल्यू पुट करी और G का वैल्यू आ गया। क्वेश्चन देखिए 7.16। इसमें आपको एक गैल्वेनोमीटर गिवन है जिसका रेजिस्टेंस है 99 ओम, और उसके मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए रिक्वायर्ड करंट है 5 मिली एम्पियर। मिली का मतलब 10⁻⁻3।
ये IG से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसको ध्यान से देखो। इसका मीनिंग ये है कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जब इतना आ जाए, एक गैल्वेनोमीटर में इतना डिफ्लेक्शन लाने के लिए जो करंट फ्लो करानी पड़ रही है वो है IG, द करंट रिक्वायर्ड फॉर द फुल स्केल डिफ्लेक्शन, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। दिस इज 5 मिली एम्पियर। इसको एमीटर में कन्वर्ट करना है। एमीटर की रिक्वायर्ड रेंज है 5 एम्पियर। तो फॉर्मूला आपका ये है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। जो आंसर आया आपका 0.1 ओम, ये किसका रेजिस्टेंस है? शंट रेजिस्टेंस। तो अपने को पूरी बात लिखनी है, केवल आंसर निकाल के भाग नहीं जाना है, पूरी बात लिखनी है। 0.1 ओम का रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस, this should be connected in parallel with the galvanometer coil। इसी को आप वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये वो गैल्वेनोमीटर के सीरीज के अंदर जो रेजिस्टेंस लगाना है आपको, हाई रेजिस्टेंस, ये उसके रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। वैल्यूज पुट करें, 901 आ गया। दिस रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर कॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, 7.18। इसमें आपको एक सोलेनॉइड की बात करिए। सोलेनॉइड की टोटल लेंथ आपको गिवन है 0.5 मीटर यानी 50 सेंटीमीटर, और उसकी रेडियस आपको गिवन है 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब कुछ ऐसा है, और 1 सेंटीमीटर इज सफिशिएंटली वेरी लेस देन 50 सेंटीमीटर, तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होता है? B = μNI सोलेनॉइड के लिए, जब वो लॉन्ग सोलेनॉइड हो, और लॉन्ग का मतलब है उसकी जो लेंथ है वो उसके रेडियस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हो। ये बाकी डेटा आपको क्वेश्चन में गिवन है, इनको वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.19। इसमें आपका फॉर्मूला है, इसके अंदर आपको ये डेटा पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों इस वीडियो में अपन ने सॉल्व क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट वीडियो होगा अपना अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स का। अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।